मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी इस हफ्ते जिन चीज़ों पे बात करूंगा, सबसे पहले तो जो इस वक्त साउथ एशिया में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो कुछ हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, एपीसी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद प्रेसिडेंट और अमेरिकन इलेक्शन। पाकिस्तानी मीडिया थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक दुनिया में नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो जंग छिड़ी है वो क्या है इस वक्त दुनिया में। पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, मुस्लिम उम्मा में दो नए लीडर उभर के सामने आ रहे हैं। एक तो टर्किश प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान और दूसरा इल्हाम अलीयव जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं। उनके मैं पिछले दिनों में ट्वीट पढ़ता रहा हूं, और जिस तरीके से उन्होंने आर्मीनिया पे अटैक करके 16 अपने इलाके जो हैं वो आज़ाद कराए, और उनका एक ट्वीट था कि हम इन यूनाइटेड नेशंस एक नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन बन चुका है, उनकी करारदादों पे अमल नहीं होता, और हम मज़ीद 30 साल इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे। ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये एक सोच है। इसमें बहुत से इशारे छुपे हुए हैं इसमें कि कौमें, जिंदा कौमें किस तरीके से अपने हिस्से, अपने अलहदा चीज़ें अपनी हुई किस तरह वापस लेती हैं। एक जज्बा, अज़रबैजान की फ़ौज उनके साथ, अवाम उनके साथ, मीडिया उनके साथ, और उन्होंने दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में एक नई तारीख रकम की है। मेरी नज़र में इस वक्त दोनों, तैयब अर्दगान और प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव, they are my heroes. I really, I'm fascinated. I am very impressed the way they have done it. The way the Turkey is, जिस तरीके से तैयब अर्दगान ना सिर्फ टर्की की और इस्लामिक उम्मा की जिस तरीके से खिदमत के बारे में उनके जो ख्यालात हैं, दे आर वेरी अप्रिशिएटिव। आज मैं उस पर बात करना चाहता, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में के बारे में बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान इस वक्त कन्फ्यूज़ है कि किस ब्लॉक में जाया जाए। नए ब्लॉक बन रहे हैं, टर्किश ब्लॉक है, मलेशियन है, सऊदी अरेबियन ब्लॉक है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये नहीं पता चला कि किस ब्लॉक को ज्वाइन किया जाए। पाकिस्तान को चाहिए एक अच्छा सा फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करा सके, उसकी एडवोकेसी कर सके। खान साहब ने अपनी कैबिनेट में एक और इजाफा किया है, डॉक्टर वकार मसूद का। 51 लोग पहले मौजूद थे, इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन खान साहब ये नहीं समझ पा रहे कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनके फॉरेन ऑफिस को एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप नहीं है, कमज़ोर है। बिलखसूस वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। मैं बार बार कई प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ, लोगों ने इसने बुरा मनाया, लोगों ने इसके ऊपर बड़े गलत कमेंट दिए। लोग मुझे कभी अमेरिकन एजेंट कहते हैं, कभी इंडिया का एजेंट कहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर उनको बताऊँगा कि साजिद तारड़ क्या है। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, अमेरिका हमारी होमलैंड है। मेरी मदरलैंड के 73 साल से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, और जो फाड़ रहे हैं अगर उनके खिलाफ मैं बात करूं तो मैं करता रहूंगा। अमेरिका को सर्व करता रहूंगा, माय होमलैंड है, लेकिन कोशिश करूंगा दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकूं। पाकिस्तान के साथ जो बुरा कहेगा मैं बुरा कहता रहूंगा। मियाँ साहब अगर लंदन में बैठ के पाकिस्तान के राज और पाकिस्तान के अफवाज और उनके वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट पे गलत अटैक करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसको भी क्रिटिसाइज़ करता रहूँगा। पाकिस्तान में फ्रेंच औरत रेप हुई, आबद मल्ली साहब फरार, तो मैं उसके बारे में बोलता रहा हूँ। कई लोगों ने बड़े गलत कमेंट, गंदे कमेंट दिए, जिसके मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके ज़्यादा गंदे कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ कि अगर मैं वो पढ़ूँ तो फिर बोल नहीं सकूँगा। तो आप अपनी प्लीज़ एनर्जी सेव करें, आप किसी और अच्छे काम में लगा लें। मैं नेगेटिविटी को अपने आप से 10 फुट दूर रखता हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिविटी को जगह दी जाए, नेगेटिव विल मेक यू नेगेटिव, पॉजिटिव विल मेक यू पॉजिटिव। आपको मैं बार बार ये कह चुका हूँ, पाकिस्तान बचाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था, उस मकसद को समझना पड़ेगा। मैं अगले दिन एक जगह पे बोल रहा था कि आप सियासतदानों का एहतसाब तो कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब कौन करेगा।
सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर करप्शन कर ही नहीं सकता। सियासतदान को लूटने के लिए साथ एक एस्टेब्लिशमेंट के अफसर की जरूरत होती है। तो इसलिए प्लीज, अगर मदीना की रियासत में एहतसाब का आपने अमल जारी रखना है तो सबके लिए एक जैसा एहतसाब होना चाहिए, दो कवानीन नहीं होने चाहिए। खान साहब, मियाँ साहब के तो कहते हैं कि लंदन चले गए, वहाँ बैठे हैं, जहांगीर तरीन की बात नहीं करते। खान साहब ने अगले दिन अपने इंटरव्यू में फरमाया कि राशिदा लतीफ़ ने देखा था कि प्लेटलेट्स का इशू था और हमें शक था कि मियाँ साहब जहाज़ की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकेंगे, लेकिन राशिदा लतीफ़ को उन्होंने अपनी कैबिनेट से निकाला। आपने 25 करोड़ लोगों को मायूस किया है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। आपको सोचना पड़ेगा। लोग अब इन चीज़ों के सलूशन चाहते हैं। खान साहब, अब कमीशन बनाने से ये बातें नहीं जनेंगी। आप ना सिर्फ आपको मियाँ साहब को भी लाना पड़ेगा, आपको जहांगीर तरीन को भी लाना पड़ेगा। मदीना की रियासत में दो कवानीन नहीं हैं, हो सकते नहीं हैं। आपने अगर मियाँ साहब को एक जो मुजरम थे सियासी बुनियादों पे बाहर भेजा है, तो फिर आपने पाकिस्तान की जेलों में जो लोग जिनको टीबी है, जिनको डायबिटीज़ है, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भी छोड़ें, आप उनको भी रिहा करें ताकि अपनी मर्जी की जगहों पे जाके इलाज करा सकें। आपने कभी नहीं सोचा। आप 17 कैबिनेट के आप वजीरों का वादा करके आए थे, आपको एक और वजीर की क्या ज़रूरत थी? डॉक्टर मसूद साहब, वकार मसूद साहब आपको वैसे सर्व नहीं कर सकते थे? आपको इतनी ज़्यादा बड़ी कैबिनेट करने का क्या आप सोचते हैं कि इसका पाकिस्तान पे कितना बोझ बन रहा है? मैं ये पाकिस्तान की एक मिसाल देना चाहूँगा। कुछ साल पहले बलूचिस्तान में जितने एमपीए थे वो सारे वजीर थे। पूरी दुनिया उसको देख के हंस रही थी कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। खुदा रहा इसके लिए कुछ करें, वरना खान साहब आगे आपके लिए अपहिल बैटल होगी। आप लोगों के सामने लोगों को किस तरह फेस करेंगे? मैं यहाँ पे हज़रत उमर का एक चीज़ कोट करना चाहूँगा कि एक दफ़ा हज़रत उमर के दौर में कहत पड़ा तो उन्होंने चोरी और डाके की सज़ाएं माफ़ कर दी थी। पाकिस्तान में मैं अगले दिन पाकिस्तान 2 दिन के लिए गया। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यहाँ एवरेज पाकिस्तानी की तरह इनकम क्या है। वो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि 20 से 25 हज़ार। खान साहब, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि 20 से 25 हज़ार में 2 बच्चों या 1 बच्चे के साथ बजट बना के दिखा दें आप। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं। एक जो 20 से 25 हज़ार इनकम वाला आदमी है, वो खाना किस तरह खाएगा? अगर उसके बाद वो डाका मारता है, चोरी करता है, तो प्लीज़ आपको ये कवानीन बंद करने पड़ेंगे। ये ना हो कि 25 करोड़ लोगों पे डाके और चोरियां हलाल हो जाएं। हम उसी तरफ जा रहे हैं। सोचें ज़रा, ये लम्हा फिक्री है हमारे लिए। मैं खान साहब को थोड़ा सा मैं टच करना चाहूँगा। खान साहब ने अगले दिन एक इंटरव्यू में फरमाया कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और मिडल ईस्ट हमारे करप्ट लोगों को वहाँ रख लेती है और इस तरीके से पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। खान साहब, अगर आपका लड़का सिगरेट पीना शुरू कर दे तो आप सिगरेट की फैक्ट्री को ब्लेम करेंगे जाके? आप सिगरेट बेचने वाले खोखे वाले का गिरेबान पकड़ लेंगे? आप अपने लड़के को क्यों नहीं समझाते? आप पाकिस्तान में नैब के कवानीन की तरमीम कर रहे हैं और बाहर आप ब्लेम कर रहे हैं दुबई और अमेरिका को। खान साहब, प्लीज इस तरह ना करें। सोचें, आप एहतसाब का मैंडेट लेकर आए थे, एहतसाब होना चाहिए। आपने उस इंटरव्यू में कहा कि यू आर द डिसीजन मेकर, तो फिर देर किस बात की है? अपने टेबल पे भी इंसाफ करें। जो क्वेश्चन किए गए आपसे नदीम साहब ने किए, उनके जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे थे, लेकिन 25 करोड़ लोग आपके सवालात से कुछ ज़्यादा मुतमिन नहीं है। एहतसाब होता है क्रॉस द बोर्ड। आपको करना पड़ेगा, आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। अब मैं दूसरी तरफ एपीसी के बारे में बात बताना चाहता हूँ कि एक तो एपीसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जो कि उसमें शहबाज शरीफ साहब की अरेस्ट के बारे में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि वो जानबूझ के जेल चले गए ताकि एपीसी से जान छुड़ा सकें। ये उनकी पॉलिसी, उनके और उनके भाई के बारे में उनके एक दूसरे के साथ ख्यालात मिलते नहीं हैं। मियाँ साहब ने जो अगले दिन तकरीर बाहर बैठ के की, मेरे ख्याल में वो बहुत गलत था। आप लंदन में बैठ के पाकिस्तानी अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की बातें करते अच्छे नहीं लगते। आप अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान को,
प्लीज़ इन चीज़ों से कोशिश करें, इज्तनाब करें। अगर आपको पाकिस्तान के साथ सियासी इश्यूज़ हैं तो जाके फेस करें। ये अच्छी मिसाल तो नहीं है, लेकिन सदाम हुसैन साहब भी इराक में रहे, गजाफी साहब भी लीबिया में रहे। आप लंदन में चले गए हैं। लंदन, आपको लंदन नहीं जाना चाहिए था। आप पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान में रह के वहाँ एहतसाब के सिस्टम को फेस करें। आप लंदन के मेयर नहीं हैं आप। और लंदन में बैठ के पाकिस्तानी अफवाज और दूसरे लोगों को गंदा करना मौजू नहीं है। ये एक दफ़ा मुझे अभी याद है, खान साहब यहाँ पे आए थे। खान साहब ने वाशिंगटन डीसी में सिर्फ इतना कहा था कि मैं इनसे टीवी और एयर कंडीशन ले लूँगा। आपने बहुत बातें की थी पाकिस्तान में, नून लीग ने बहुत वावेला किया था, लेकिन आपको ये अच्छा लगता है कि आप लंदन में बैठ के पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बातें करें? आपकी या तो ये हो कि आपने दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तानी लोगों से वोट नहीं लेने। आप किस तरह फेस करेंगे पाकिस्तानी लोगों को? अगर आप इंडिया के एजेंडे पे चले गए तो आप किस तरह वोट लेंगे उनसे? प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब करें। दूसरा मैं ये कहूँगा, APC में मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। मैं ये ख़ासकर अपने यंग जनरेशन, मेरी कोशिश होती है कि मेरा ज़्यादातर तवज्जो यंग पाकिस्तानीज़ पे हो। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तानी मेरे यंग दोस्त, जो मेरे भाई, छोटे भाई, मौलाना फजलुर रहमान को समझने की कोशिश करें कि ये जेंटलमैन कौन है। आज तक हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं सिवाय इमरान खान के। इन्होंने डीजल के परमिट्स पे कंप्रोमाइज़ किया। इनकी तस्वीर छपी के बेनज़ीर के कदमों में बैठे हुए थे। इन्होंने ज़मीनें अलाट कराई। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं ऐसे। इनके छोटे भाई पे नैब के केसेस हैं और ये अपनी मर्जी से धरने देते हैं, मर्जी से अचीवमेंट्स लेते हैं, लेकिन हर गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशन है। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा नुकसान इन्होंने कश्मीर काज का किया, क्योंकि बहुत अरसा ये कश्मीर की कामा कमेटी के हेड रहे हैं। इन्होंने कश्मीर पे कुछ भी डिलीवर नहीं किया। मैं मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से डिसएग्री करता हूँ। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। मैं और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी यादाश्त अगर जोर दूँ तो विकी लीक्स पे जब बातें लीक हुई थी तो उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी नाम था, कि जिस तरीके से इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को जाके कहा था कि अगर आप मुझे वज़ीर आज़म बनाए तो मैं आपको बहुत सी चीज़ें डिलीवर कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास इस्लाम का लाइसेंस मौजूद है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर APC को हेड कर रहे हैं तो ये खान साहब के लिए कुछ ज़्यादा फिक्रमंद होने की बात नहीं है। खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए। खान साहब को सोचना पड़ेगा, अगर 5 साल पूरे करके जाएंगे, मैंडेट डिलीवर करने के बाद के बगैर वोट किस तरह मांगेंगे। और पाकिस्तान में जमहूरी सिलसिला चलना चाहिए। लेकिन खान साहब, आप 17 वज़ीरों का वादा करके आए थे, अब आप भी 100 का नंबर के पास मत जाएं। ये बहुत ज़्यादा बोझ होगा पाकिस्तान पे। अब मैं आखिर में बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हमारा मीडिया क्या कहता है। मेरे कई एंकर दोस्त बड़े अरसे से सुबह उठते हैं और कोशिश करते हैं कि देखने वालों को ये बताएं कि अमेरिका टूट चुका है, अमेरिका ख़त्म हो चुका है, सन इज़ राइजिंग फ्रॉम द चाइना, हमारी दोस्ती हिमालय से ज़्यादा आगे है, सो चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड। चाइना के साथ आपका बॉर्डर है, मैं चाइना के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़ होती है जब चाइना के बारे में बात करें। आपके अपने नौजवान दुबई और सऊदी अरेबिया में सड़कें बना रहे हैं और आपकी सड़कें चाइनीज़ और कोरियन बना रहे हैं। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये लोग किकबैक्स देते हैं। आपके सियासतदान बाहर से वो किकबैक्स लेके लंदन और दुबई के अकाउंटों में जमा करा लेते हैं, और चाइना के लोग आपकी सड़कें, आपके पुल और अब तो आपका रेलवे भी चाइना बना रहा है। आपके बच्चे दुबई और सऊदी अरेबिया में जलील हो रहे हैं और चाइनीज़ आपसे पैसे बना रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी, आपके करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट, उनसे किकबैक्स लेके अपने बच्चों को लंदन, दुबई और अमेरिका भेज रही है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा रहे हैं। तो ये सोचें, ये लम्हा फिक्रिया है। चाइना के बारे में मेरी राय क्या है? चाइना ने जो श्रीलंका के साथ किया,
अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान के साथ करे। आप अब सी पैक बनाना चाहते थे, बनाना चाहिए था, लेकिन आप खुद बनाते। आपने ग्वादर की पोर्ट को इस्टेब्लिश करना था, आप खुद करते। मेरा ये सिर्फ मशवरा था। मैं ये नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान को चाइना के हाथों बेच दिया जाए। तो मेरा सिर्फ ये कंसर्न है। आपकी बच्चियां चाइना जा रही हैं, खरीद के यहां से ले जा रहे हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन करा रहे हैं उनसे, उनके बॉडी पार्ट्स बेच रहे हैं। आपकी एफआईए को पता है इस चीज़ का, एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। चाइना के बारे में आपको वहाँ पे चाइनीज़ मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है आपको नहीं बताया जाता। आप गूगल करें, बीबीसी ने एक बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि मुसलमान वीगर्स के साथ वहाँ क्या क्या किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें कैंपों में ले जाके उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, या किस तरीके से उनके साथ ख़वातीन के साथ क्या सलूक किया जाता है। ये मैंने देखी है। वो एक बड़ी बहुत ज़्यादा जज्बाती एक डॉक्यूमेंट्री है, प्लीज़ उसको देखें। चाइना का असली चेहरा कुछ और है। आपको सब अच्छे की रिपोर्ट बता दी जाती है और सिर्फ ये बताया जाता है कि चाइना के साथ दोस्ती हिमालय से ज़्यादा ऊपर है। चाइना का असली चेहरा, इंडिया ना सिर्फ कुछ चंद गज उनसे छीन के, वो कुछ स्टेटें छीन के बैठा है, और चाइना उनके साथ जंग किस तरह कर रहा है। उसको कहा जाता है कि 1962 की फिलॉसफी, 1962 की स्ट्रैटेजी। 1962 में भी चाइना ने पहाड़ों पे अपने लाउड स्पीकर्स में पंजाबी गाने लगा दिए थे। वहाँ से इंडिया के फौजियों को भाषण दिए जाते थे कि आपके सियासतदान इंडिया को किस तरह लूट रहे हैं और आपकी तनख्वाहें क्या हैं। जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती। इस तरीके से आप स्टेटें वापस नहीं ले सकते। और एक पाकिस्तान में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट और एक उम्मीद दी जा रही है, ये बहुत ख़तरनाक है। आप पहले भी इसी तरह कश्मीरियों के साथ करते रहे हैं। इस वक्त भी मेरा मीडिया यही एक कॉन्सेप्ट दे रहा है, एक आइडिया दे रहा है कि शायद चाइना कश्मीर छीन के आपकी झोली में फेंक देगा। इस तरह नहीं होता। चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर नहीं लूज कर सकता। ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये किस तरह आगे गेम सेटल होगी। लेकिन पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की बका के लिए मुसलमान बनना पड़ेगा। आपके पास मजीद गलतियों की गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे आप इजाज़त दें, मैं अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।